अस्सलाम वालेकुम। ENG 001 लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ मिड टर्म के लिए 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ राइटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ राइटिंग। खास चीज़ें समझाऊंगा छोटी सी वीडियो ताकि आप लोगों को 5 लेक्चर ये आसानी से समझ आ सके। पहला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ राइटिंग। एक राइटिंग के अंदर हमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं, ठीक है जी। एक अच्छी राइटिंग को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स शामिल है, तो 6 स्टेप्स हैं इसके अंदर। अगर आपसे पूछे जाए, सबसे पहले इन्वेंशन है, फिर कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ड्राफ्टिंग है, रिवीजन है एंड प्रूफ राइटिंग है, ठीक है। तो ये 6 ऐसे स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एक अच्छी राइटिंग को बनाने के लिए। सेकंड टॉपिक हमारे पास है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है, यानी जब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए, जब आपका दिमाग काम ना करे तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक के ऊपर जो है कुछ लिखना चाह रहे हैं, यानी जैसे कि हॉस्टल फूड है। अब आपने उस टॉपिक के ऊपर क्या लिखना है, मतलब ये है कि मसला क्या है इसमें, क्या फूड अच्छा है या नहीं, रेस्टोरेंट का क्या हेल्थ ख़राब हो रही है या नहीं, या कंपैरिजन करना चाहते हो, किस बारे में आप जो है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जो है वो दिमाग में यानी आपके पास होनी चाहिए। रीडर का यानी आपने सबसे पहले इन सारी चीज़ों में करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रीडर का सोचना है कि रीडर कौन है आपका, यानी तुम्हारा रीडर स्टूडेंट्स है या फिर टीचर है। इसके अलावा क्या वो इस मसले से रिलेट करता है, तुम्हारा मकसद क्या है, यानी उनको हंसाना है या फिर एक मालूमात देना। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद एक गोल सेट करो, प्लान बनाओ। क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो, क्या तुम सोल्यूशन बनाना चाहते हो, या फिर क्या तुम किसी हॉस्टल के फूड से कंपेयर करना चाहते हो चीज़ों को। तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, यानी आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद आइडिया जनरेट्स करो। अब आइडिया में क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, यानी जितने आइडियाज़ आप आ सकते हैं आपसे वो लिख लो। खुद से सवालात पूछो, यानी हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ सो व्हाट। तो हॉस्टल फूड में क्या होता है कि इतना बड़ा, यानी हॉस्टल फूड इतना बड़ा बुरा क्यों है, यानी क्या सोल्यूशन इसका, यानी अपने आप से सवालात करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे पॉइंट में कि जब लिखने का वक्त आए तो राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पहले आपने थीसिस लिखने हैं। जब आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले आपने क्या थीसिस लिखने हैं, फिर उसकी आउटलाइन बनाओ, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट लिखो, फिर रिवाइज करो उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला सब पे फिट नहीं होता। जब ये तरीके यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी हर चीज़ पे ये फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छी राइटिंग के टिप्स कौन कौन से ऐसे टिप्स है अच्छी राइटिंग्स के। सबसे पहला टिप, अपना मकसद समझो। यानी एग्जांपल, अगर टॉपिक हॉलीडे है तो आपने क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि कोई भी टॉपिक हो तो सबसे पहले आपने अपना मकसद समझना है कि आप किस बारे में क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अपने फेवरेट हॉलीडेज़ का एक्सपीरियंस या फिर कंपैरिजन करना है बिटवीन स्कूल्स हॉलीडेज़ या फिर फैमिली हॉलीडेज़, या हॉलीडेज़ प्लानिंग टिप्स करनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सोचो रीडर क्यों पढ़ेगा इस चीज़ को। मिसाल के तौर पर क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी मेमोरी से एंजॉय करें, या फिर उनको आप ट्रेवल टिप्स जो है वो देना चाहते हैं, या फिर अपनी बात 3-4 लाइनों में कहो, ठीक है जी। तो इससे तुम्हारा आइडिया जो है वो क्लियर हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि स्कूल हॉलीडेज़ बच्चों के लिए किस तरह रिफ्रेशमेंट का जो है वो सोर्स होती है और उनको कैसे जो है प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके यानी दिमाग में होनी चाहिए। डायग्राम या फिर आउटलाइन बनाओ। किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हो तो सबसे पहले उसको पूरा एलेबोरेट किया करें, पेज के ऊपर कहीं पे भी एलेबोरेट किया करें, इसके ऊपर सर्च वर्कआउट किया करें। तब यानी ट्री चार्ट बनाओ, या फिर जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उसकी डायग्राम बनाएं, सारा कुछ करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं कलेक्शन में क्या होता है, यानी मालूमात जमा करना। इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यूअर सेल्फ होता है, या फ्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या फिर प्रॉबिंग यूअर सेल्फ। फ्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग, 3 चीज़ें होती हैं इंटरनल सोर्स के अंदर, ठीक है जी। इंटरनल सोर्स यानी तुम खुद, फ्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग या सेल्फ क्वेश्चनिंग, 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है जी, अब प्रॉब्लम यूअर सेल्फ में क्या होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ये हैं, जैसे कि व्हाट डज एक्स मीन, यानी हॉलीडेज़ का मतलब क्या है, यानी डिफिनेशन करना, ठीक है जी। व्हाट आर दी वेरियस फ्यूचर ऑफ एक्स, यानी डिस्क्राइब करना, यानी हॉलीडेज़ पहले क्या है, फिर फन, फिर ट्रैवल, फिर यानी स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना, डिस्क्राइब करना। उसके बाद व्हाट हाउ इज़ एक्स मेड डन, ठीक है जी। तो इस तरह यानी उसको क्या करना कि हॉलीडेज़ के ख़ास पहलू क्या हैं, यानी हॉलीडेज़ कैसे प्लान होते हैं, इस तरह टाइप ऑफ एक्स, स्कूल्स हॉलीडेज़, फैमिलीज हॉलीडेज़, अब्रॉड हॉलीडेज़, जो भी हॉलीडेज़ होती हैं। तो इस तरह के तमाम जो है ये आपको
पता होनी चाहिए। उसके बाद लिसनिंग्स, अब ये आपके पास लिसनिंग, फॉर एग्जांपल हॉलीडेज इज योर टॉपिक एंड यू लिस्ट आउट ऑफ द ऑल पॉइंट कंसिडर। सब मैंने आपको बताया जैसे कि आप लिस्ट बनाते हैं, ठीक है जी, और इस लिस्ट में से आपने चूज़ करना है गुड हॉलीडेज, बैड हॉलीडेज, स्कूल हॉलीडेज, फैमिली हॉलीडेज, हॉलीडेज अब्रॉड, प्लान एंड प्रिपरेशन, स्पेशल हॉलीडेज। ये तो आप एक टॉपिक पिक करते हैं, फिर आप उस टॉपिक को पिक करके उसके ऊपर जो है वो वर्कआउट करते हैं। तो ये आपके प्रोसेस ऑफ राइटिंग के सारे स्टेप्स हैं। अब नीचे इन्होंने डायग्राम बनाई हुई, एक टॉपिक है हॉलीडेज, यानी एक मेन हेडिंग है हॉलीडेज क्लस्टरिंग की, ठीक है। अब उस हॉलीडेज के अंदर आपने किस चीज़ के ऊपर लिखना है, बहुत सारी चीज़ में आ जाती है। हॉलीडेज अब्रॉड है, बैड हॉलीडेज है, गुड हॉलीडेज है, पब्लिक हॉलीडेज, स्पेशल मेमोरीज है, प्लान एंड प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास जो है वो आ जाती है। अगर मैं इन शॉर्ट्स को आपको समझाऊँ इस लेक्चर में, तो सबसे पहले ये है कि इन्वेंशंस का मतलब क्या है, सोचना, आइडिया एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। कलेक्शन का मतलब क्या है, सवालात, सेल्फ प्रोबिंग या फिर लिस्ट बनाना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, आउटलाइन देना या फिर और डायग्राम बनाना। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, पहले जो है वो लिखें, उस मवाद को लिखें जो आप जिसके ऊपर आप चीज़ को क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। रिवीजन करना यानी तैयार करके उसको बेहतर बनाना, आइडिया क्लियर करना। प्रूफ रीडिंग मतलब ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस वगैरह सर्च करना। तो ये आपके पास द प्रोसेस ऑफ राइटिंग का टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आता है लेक्चर नंबर 7, दी प्रोसेस ऑफ राइटिंग 2 पार्ट 2। अब पहले हमने इंटरनल सोर्स पढ़े थे, आज हम एक्सटर्नल सोर्सेज को पढ़ेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्स के पास आप तीन चीज़ें आपके पास आती हैं, लाइब्रेरीज है, इंटरनेट है और रिसोर्स पर्सन है, ठीक है जी। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी बाहर की मालूमाती सोर्सेज। जब तुम लिखने का काम कर रहे हो तो सिर्फ अपनी सोच और आइडियाज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर के रिसोर्स यानी ये सोर्सेज भी मालूमात भी लेनी चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरीज है यानी किताबें और जर्नल्स मिलती हैं रिसर्च के लिए, इंटरनेट है, वेबसाइट है, आर्टिकल है, ब्लॉग्स वगैरह, ऑनलाइन बुक, तमाम चीज़ें। रिसोर्सेज पर्सन यानी एक्सपर्ट्स, टीचर्स या किसी भी फील्ड लोग जिससे तुम डायरेक्टली मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यूएस लाइब्रेरी का सिस्टम है, जैसे कि यह सिस्टम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ABCDEFGH। अब ये ए की कैटेगरीज में जनरल वर्क्स यानी ए की कैटेगरीज में ए की सारी बुक्स अवेलेबल, इस तरह बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की। अगर मैं आपको यूएस लाइब्रेरी का सिस्टम बताऊं तो ये सिस्टम जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है। फिलोसफी एंड रिलीजन, फ़लसफ़ा और दीन, ठीक है जी। उसके बाद हिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, साइंस, मेडिसन, ये सारे लॉ, एजुकेशन, मैट्रिक। तो इस तरह यानी सिंप्लीफाई डेवी डेसिमल सिस्टम, डिवे का इजी सिस्टम है, ये भी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करता है, ठीक है जी। ये जो डीवे सिस्टम है, ठीक है जी, यानी ये फिर कोड्स के ज़रिए होता है, वो अल्फ़ाबेट के थ्रू होता है। ये कोड्स के 00, 1, 0, 100, 200, 300, तो इस तरह आपकी बुक्स वाइज जो है वो पड़ी रहती हैं। उसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करें डिवाइस डेसिमल सिस्टम को, तो ये भी सब्जेक्ट्स वाइज इंफॉर्मेशन एजुकेशन में तालीम। तो अगर तुम मेडिकल रिसर्च पर लिखना चाहते हो तो डिवाइस सिस्टम में तुम्हें मेडिसन या फिर अप्लाइड साइंस या फिर सेक्शन में रेलिवेंट बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद आपके पास टॉप सर्च इंजन है 10, ठीक है। कौन कौन से ये आपको याद होने चाहिए, गूगल है, याहू है, MSN है, एल्टा विस्टा है, ठीक है जी, हॉटबॉट है, एक्साइट है, अबाउट है, ऑल दी वेब है। उसके बाद जो है ना वो कंप्लीट प्लेनेट है। ये कुछ 10 आपके पास जो है वो टॉप सर्च इंजन्स हैं। अगर हम हाईली वैल्यूएबल लिंक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर से कुछ सोर्सेज जो है ये उन्होंने लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि बहुत मशहूर इंपोर्टेड जैसे कि विकीपीडिया है, ये एलिमेंट ऑफ स्टाइल है, विलियम स्ट्रंग का, इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के 20 वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस यानी जब हम मालूमात कलेक्ट कर जब तुम मालूमात कलेक्ट कर लोगे यानी हम मालूमात कलेक्ट कर लेंगे तो उसे ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है ताकि ड्राफ्टिंग इजी हो जाए। अब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है। 3 चीज़ें जो है मैं आपको लाजमी बता रहा हूँ। जब आप सब कुछ सर्च कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले करना है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, यानी बॉडी पैराग्राफ पे वर्क करना है। फिर उसके बाद एंड पे कंक्लूजन है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के काम आती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है, थर्ड पे आपके पास कंक्लूजन है। मिसाल के तौर पर अगर तुम मोबाइल एडिक्शन इंस्ट्रूमेंट्स पर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपने
इंट्रो में सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करने हैं। बॉडी में क्या करना है, नंबर 1 इससे इसके असरात, दूसरा इस वजह, तीसरा सोल्यूशन। तो इस तरह कंक्लूजन में समरी और फाइनल जो है वो एडवाइस आपने देनी है। तो ये आपके पास जो है ना वो 3 स्टेप्स है ऑर्गेनाइज के। ड्राफ्टिंग में यानी पहले आप जब चीज़ लिख लेते हैं तो आपने क्या करना है कि अच्छी जगह चूज़ करो जहाँ डिस्ट्रक्शंस ना हो। टाइम दो लिखने के लिए, बीच बीच में ब्रेक्स दो ताकि दिमाग जो है वो फ्रेश रहे ड्राफ्टिंग में। रिवीजन में क्या करना है कि हायर ऑर्डर चीज़ें चेक करो, जैसे कि क्या आइडिया क्लियर है, पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है, क्या इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है इन पॉइंट्स में। जैसे मैंने उर्दू में समझाया ना, आपने डायरेक्ट इंग्लिश में सिर्फ उसको पेस्ट कर देना बस। प्रूफ रीडिंग मतलब फाइनल चेकिंग, ये चीज़ आप लिख लेते हैं उसकी फाइनल चेकिंग करना। अब प्रूफ रीडिंग के अंदर सबसे पहले कंटेंट में क्या है, क्या तुम्हारा टॉपिक से फोकस बना हुआ, यानी क्या तुम्हारा टॉपिक से पे फोकस बना हुआ है, क्या सोर्सेज अच्छी हैं, क्या फैक्ट्स सही हैं, क्या इलस्ट्रेशन यानी एग्जांपल या इमेजेस दिए हैं, फॉर्मेट टाइटल ठीक है, क्या हेडिंग दिए हैं, चार्ट्स ग्राफ लेबल हैं, रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो दोनों के अंदर यानी प्रूफ रीडिंग में ये सारी की सारी आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं। कंटेंट के फॉर्मेट के अंदर एग्जांपल, अगर तुम एक रिपोर्ट लिख रहे हो क्लाइमेट चेंज पर, तो इसमें क्या होता है कि कंटेंट हर पॉइंट फैक्ट्स के साथ हो, और फॉर्मेट में क्या हो, चार्ट भी शामिल हो, हेडिंग भी हो, बिब्लियोग्राफी भी होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर तरीके से आपने इस चीज़ को चेक करना है ताकि उसमें आपको आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके इसी लेक्चर के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है इम्पोर्टेंट है, ऑल अबाउट वर्ड्स। ठीक है जी, मॉर्फीम्स, मॉर्फोलॉजीज, ये सारी जो है ना इसके ऊपर है। अच्छा जी, सबसे पहले मॉर्फीन वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो मीनिंग रखती है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मॉर्फीन यानी डॉग, चाइल्ड, बुक। मॉर्फीन्स यानी उसके साथ प्लस कर देना उस चीज़ को, यानी एक चीज़ को और को ऐड कर देना। ठीक है, तो ये आपके मॉर्फीन बनते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको ईजिली समझा भी देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ठीक है जी, ये साइंस है जो वर्ड्स के स्ट्रक्चर या बनावट को स्टडी करती है। ये देखती है कि एक लफ्ज़ किसके हिस्से पार्ट से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है अनहैप्पीनेस, तो अब इसके 3 हिस्से हैं इसके। अब कैसे, अनहैप्पीनेस, यू एंड अनहैप्पी और नेस, 3 हिस्से हैं। मॉर्फोलॉजी बताती है कि ये लफ्ज़ नेगेटिव फीलिंग का मतलब है, यानी नाखुश, अनहैप्पीनेस। उसके बाद मॉर्फीन्स मतलब वर्ड्स के छोटे छोटे मीनिंग हिस्से, यानी मॉर्फीन वो छोटी यूनिट जो अपने आप में मीनिंग रखती है। ठीक है, किस तरह, फ्री मॉर्फीन, अब इसमें 2 होते हैं, एक फ्री होती है, एक बाउंड होती है। फ्री कौन सी होती है, जो अकेले भी मीनिंग दे सकती है। मिसाल के तौर पर किताब, बुक, डॉग, चाइल्ड, तो ये एक फ्री है। बाउंड मॉर्फीन मतलब इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा देना जो अकेला मीनिंग नहीं दे सकता और उसके साथ वर्ड्स अटैच कर देना। मतलब जैसे डॉग है तो एस लगा दे, डॉग्स हो गए, कुत्ते, डॉग कुत्ता, डॉग्स कुत्ते। इसी तरह बाकी वर्ड्स जो हैं आपके पास, हैप्पीनेस, इस तरह के, काइंडनेस, डिसएग्री, तो ये इसके साथ और वर्ड्स लगा देना। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो बाउंड मॉर्फीन है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आता है हार्वर्ड अल्फाबेट्स। 5 तरीकों से जो है ना आपके वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, किस तरह, वर्ड फॉर्म्स, प्रोमेंटिव वर्ड्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स, कंपाउंडिंग, ये 3 वर्ड्स आपके होते हैं। वर्ड फॉर्म कौन सा होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव होते हैं, डिसाइड होते हैं। ये चीज़ आपको सिर्फ रीड करनी है। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दी हुई हैं इन्होंने, और बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें अंदर वर्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है जी, एक वर्ड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है। अब मिसाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि डिसाइड जो है आपके पास वर्ड है, वर्ब है, डिसीजन नाउन है, और डिसिवली एडवर्ब है। ठीक है जी, तो इसी तरह आपने इनको क्या करना है, सिर्फ आपने इसको स्टडी करना है कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। 5 या 6 जो वर्ड्स फॉर्मेट है इनको आपको पता होना चाहिए इनका। ठीक है जी, वर्ड्स फॉर्म। अब वर्ड्स फॉर्म के अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जांपल्स इन्होंने दी हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद प्रोमेंटिव है। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बंच है, बंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ठीक है, यानी ऑक्सफोर्ड है प्लस ऑक्स ब्रिज है तो ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज। ठीक है जी, बी कॉज बाय कॉज, तो इस तरह कॉम्बिनेशन होता है 2 वर्ड्स का। ये आपके पास
प्रीफिक्स किसी वर्ड्स के आगे लग कर उसकी मीनिंग चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वर्ड अनहैप्पी है, शुरू में आपका यानी किसी वर्ड के आगे उसकी मीनिंग हो, ठीक है जी, यानी अनहैप्पी UN, आपके पास अनहैप्पी है यानी UN अलग है और हैप्पी, तो स्टार्टिंग में वर्ड लगा अन, हैप्पी खुश मतलब अन ना खुश। प्रीफिक्स का ये मतलब है। सुफिक्स का मतलब ये होता है वर्ड्स आखिर में लगना, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है इंजॉय और इसके आखिर में अगर आप मेंट लगा देते हैं, इंजॉयमेंट, ठीक है जी। जैसे टीच, उसके आखिर में ER लगा देते तो टीचर बन जाते हैं। तो इस तरह के जो है ना सुफिक्स जो है वो एंड में लगता है, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगता है। दोनों के अंदर डिफरेंस लाजमी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी कंपाउंड। ये सारी चीज़ें जो है स्टडी करने वाली है, सिर्फ वो कुछ भी नहीं करना है, इसका सिर्फ स्टडी करने वाली है। कंपाउंडिंग, दो या ज़्यादा वर्ड्स का जमा होना, ठीक है जी। जैसे कि न्यूज़ है तो पेपर, न्यूज़पेपर, दो वर्ड्स का जमा, न्यूज़ स्टैंड, न्यूज़ क्लिप, फ्लोर, इस तरह। या अगर हम लेडी बग, लेडी फिंगर, लेडी पर्स, तो इस तरह के जो है ना वो आपके पास जो है ना वो कंपाउंडिंग मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। फिगरेटिव और लिटरल दो चीज़ें हैं आपके पास। इसका मतलब क्या है जी? लिटरल का मतलब होता है जो लफ्ज़ लिखा गया है उसका सीधा सीधा मीनिंग लेना, यानी कोई तस्बीह या कोई एग्रेशन वगैरह नहीं करना। मिसाल के तौर पर ही ब्रोक द गिलास, इसका मतलब है कि उसने असल में गिलास तोड़ा। अब फिगरेटिव में क्या होता है? फिगरेटिव में मजाजी, मतलब फिगरेटिव का मतलब होता है कि लफ्ज़ का जज्बाती या तसव्वुराना यानी इमेजिनरी मतलब लेना, यानी जहाँ असल मीनिंग से ज़्यादा, ठीक है जी। अब इस मिसाल के तौर पर हिज हार्ट इज़ मेड ऑफ स्टोन, या ये नहीं कि असल में पार्टनर का है, मतलब कि वो इंसान आराम नहीं, नरम नहीं है बल्कि रूड है। लिटरल द सन इज़ हॉट, फिगरेटिव यू आर माई सन, मतलब तुम मेरी खुशी हो। तो इन दोनों का फ़र्क ये है, मतलब दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि क्या फ़र्क है इसके अंदर। डेनोटेशंस और कॉनोटेशंस क्या है, ठीक है जी। डेनोटेशन मतलब सीधा, यानी डिक्शनरी वाला मतलब, बिना किसी जज्बात या चुप्पी सोच के। कॉनोटेशन हिडन या जज्बाती मतलब जो किसी वर्ड्स से लोग रिलेट करते हैं, ठीक है जी। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्नैक की, तो स्नैक में डेनोटेशन उसका क्या बनेगा कि ये रेप्टाइल है, और कॉनोटेशंस का क्या बनेगा जैसे धोखेबाज, और यानी हिडन या जज्बाती मतलब, ठीक है जी, इस तरह। तो ये आपके पास इसके दो मतलब है। उसके बाद आपका टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 9 का है। इंशाल्लाह वो हम लेक्चर नंबर 9, 10 पढ़ेंगे, तो आपके दो वीडियोस जो है ना वो 1 से 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 9 ENG001 डिक्शनरी से रिलेटेड है, आइरेटर लैंग्वेज टूल है। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। कितनी टाइप्स की डिक्शनरीज होती है याद रखनी है आपने, दो टाइप्स की होती है, एक अनब्रिज डिक्शनरी, दूसरी एनब्रिज डिक्शनरी। अनब्रिज डिक्शनरी कौन सी डिक्शनरी होती है? ये वो डिक्शनरी होती है जिसमें सारे लैंग्वेज के तमाम लफ्ज़ों को कवर करता है, ठीक है जी, जो उस वक्त तक लैंग्वेजेस में यूज़ हो रही होती हैं। ये यूजली लाइब्रेरीज में मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपको मिसालें दूँ इसकी, तो सबसे पहले है जी वेबस्टर थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी है, उसके बाद रैंडम हाउस डिक्शनरी है। ब्रिज एंड ब्रिज डिक्शनरी कौन सी होती है? इसमें सिर्फ कॉमन या ज़रूरी लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स या आम लोग जो है वो यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से इसके एग्जांपल्स है? रैंडम हाउस कॉलेज एडिशन है, वेबस्टर कोलिगेट्स डिक्शनरी है, फन वॉक नल्स स्टैंडर्ड कॉलेज डिक्शनरी है, और अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी है। उसके बाद हम हिस्टोरिकल डिक्शनरी की बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल डिक्शनरी ये लफ्ज़ों की असलियत और उनकी हिस्ट्री यानी एटमोलॉजी बताता है, मतलब कोई लफ्ज़ पहले क्या था और अब क्या बन गया है। मिसाल के तौर पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डिक्शनरी की जो एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि शेक्सपियर के दौर का लफ्ज़ जो है वो आज के दौर में बिल्कुल अलग मतलब रखता हो सकता है, ठीक है जी। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। स्पेशल डिक्शनरीज कौन कौन सी होती हैं? अगर मैं स्पेशल डिक्शनरीज की बात करता हूँ, 3 किस्म की होती है। एक आपके पास स्लैंग डिक्शनरी है, दूसरी आपके पास यूजेज गाइड्स हैं, और तीसरी जो है वो आपके पास थीसॉरस है, ठीक है जी। स्लैंग डिक्शनरीज में क्या होते हैं? ऐसे लफ्ज़ जो इनफॉर्मल या वल्गर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। यूजेज डिक्शनरी ये बताते हैं कि फॉर्मल राइटिंग में कौन सा लफ्ज़ ठीक है, और थीसॉरस ये डिक्शनरी सिनोनिम और एंथोनिम लफ्ज़ बताता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूजिंग डिक्शनरी, और
यूजिंग डिक्शनरीज यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल। डिक्शनरी के शुरू के पेजेस में एब्रीविएशन और स्पेशल सिंबल्स का मतलब दिया होता है। एंड पेजेस पे टेबल, चार्ट, मैप्स, बायोग्राफिक्स वगैरह हो सकते हैं। ग्लोसरी हर बुक के एंड पे टेक्निकल या मुश्किल लफ्ज़ का मतलब दिया जा सकता है। उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी A to Z ABC जैसे नहीं लगते, तो डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब यह होता है। उसके बाद अगर हम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके बाद स्किल्स जो डिक्शनरी से सीखे जा सकते हैं वो कौन से हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं, गाइड्स वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, सिलेबिकेशंस है, डेरिवेशन है, एटमोलॉजी है, सिनोनिम है और इंटरनम। तो ये कुछ अल्फाज लिखे जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं डिक्शनरी से। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ब्यूटीफुल है तो साइलेबस में ब्यूटीफुल, ठीक है जी, यानी 3 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। BEAUTI अलग और FUL, ठीक है। सिनोनिम के अंदर प्रिटी और लवली हो जाएगा और एंटोनिम में उगली हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, लफ्ज़ किस तरह बोला जाता है, यानी इसका एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे डिक्शनरी एक्सप्लेन करती है। मिसाल के तौर पर GOT एक जर्मन ओरिजिन का लफ्ज़ है, स्पेलिंग और पंचुएशन उसकी दोनों जो है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये GOT का वर्ड्स का लफ्ज़ है और ये जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एटमोलॉजी की बात करते हैं तो ये दिखाता है कि लफ्ज़ किस ज़ुबान से आया है, उस वक्त के साथ इसका मतलब कैसे बदला। यानी मिसाल के तौर पर एग्जांपल है नाइट, पहले सर्वेंट का मतलब रखता था, ठीक है जी, यानी पहले नाइट सर्वेंट का मतलब जो है वो रखता था। उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, हर लफ्ज़ का मतलब दिया जाता है एग्जांपल्स के साथ। मतलब फास्ट डेफिनेशन 1 यानी तेज़ स्पीड, डेफिनेशन 2 यानी रोज़ा रखना फास्टिंग, ठीक है जी। मैप्स एंड इलस्ट्रेशंस, अब मैप्स एंड इलस्ट्रेशंस हमारे पास क्या चीज़ होती है? कुछ डिक्शनरीज में मैप्स पिक्चर या प्लेट्स होती हैं ताकि लोकेशन या चीज़ का आइडिया मिले। मिसाल के तौर पर गांव मैप दिखा के लोकेशन और वर्ल्ड वॉर 2 के रेफरेंस दिए जा सकता है, ठीक है जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जो है बायोग्राफिकल और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कुछ लफ्ज़ लोगों के नाम से या जगहों से इंस्पायर होते हैं। मिसाल के तौर पर क्यूरी साइंटिफिक मैडम क्यूरी का नाम है, ठीक है जी। ऐसे डिक्शनरी में इंक्लोपीडिया डिक्शनरी कहते हैं, यानी ऐसी डिक्शनरी को हम इंक्लोपीडिया डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम परचेजिंग डिक्शनरी यानी डिक्शनरी ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पब्लिकेशन डेट यानी नए लफ्ज़ मिलेंगे, मुकम्मल डेफिनेशन और एग्जांपल वाली, मल्टीपल पंचुएशंस वाली, प्रोनाउंसिएशन वाली, वर्ड क्लास यानी नाउन, वर्ब एक्सेट्रा, लेबल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्लैंग एक्सेट्रा वगैरह तमाम चीज़ें जो है होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड वैल्यू डिक्शनरी की तारीख़ी और अहमियत। विलियम कैक्सटन ने 1483 के अंदर फ्रेंच इंग्लिश डिक्शनरी बनाई, ठीक है जी। मैं आपको जो है वो 4 से 5 ऐसे जो है वो नाम बताऊंगा सिर्फ। विलियम कैक्सन ने, ठीक है जी, ये। उसके बाद रोसीटा स्टोन ने 1799 में एंसेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में मदद की। उसके बाद सैमुअल जॉनसन ने 1755 में पहला मेजर इंग्लिश डिक्शनरी बनाया, ठीक है जी, सैमुअल जॉनसन ने। उसके बाद हमारे पास है नोआ वेबस्टर 1928 में मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी बनाई। इसने अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क किया, ठीक है जी। किसने? वेबस्टर ने, नोआ वेबस्टर ने 1928 के अंदर। सर जेम्स मॉरी ने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के लिए जो है वो वर्ड हिस्ट्री कलेक्ट की, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो है हिस्ट्री और वैल्यू डिक्शनरी के शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बता दी। आप सिर्फ नाम, डेट्स वगैरह याद कर लें। तो ये आपको पूरा लेक्चर था, लेक्चर नंबर जो है वो 9, और लेक्चर नंबर 10 जो है वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है। लाजमी आपको ग्रामर आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन स्टूडेंट्स को आएंगे वो इसको आसानी से जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को अचीव कर लेगा, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आता है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवीजन। अब कौन से? पिक्चर वर्ड्स जिसके अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आते हैं। फंक्शन वर्ड्स जिसके अंदर प्रोनाउन, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शंस आते हैं। नाउन मतलब नाम, इसम, ठीक है जी, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अली स्कूल गया, अली जो है वो हमारे पास नाउन है। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, लाहौर हमारे पास जो है वो नाउन है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। नाउन क्या होते हैं? नाउन्स यानी वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम हो, ठीक है। उसके बाद कितने टाइप्स के आपके पास नाउन हो सकते हैं? एक आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। तो ये कुछ आपके टाइप्स एंड नाउन्स के ये मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपके पास आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये कुछ नाम है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी, ये इसके सारे नाउन जेंडर है, नाउन प्लूरल है, पॉसेसिव नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन है। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया नाउन के कितने, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। अब यहाँ पर अपने नाम लिखने में प्रॉपर नाउन क्या है, उसके बाद कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ये सारे के सारे आपके क्या है, नाउन है। अब इनको हम बारी बारी में आपको समझा भी देता हूँ। प्रॉपर नाउन क्या है, ख़ास नेम, यानी अली, पाकिस्तान, जैसे कि कुरान पाक वगैरह, ठीक है जी, ख़ास नेम। टाइप ऑफ प्रॉपर नाउन, यू ऑलवेज राइट अ प्रॉपर नाउन विद अ कैपिटल लेटर सिंस द नाउन रिप्रेजेंट करता है द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आपका है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी कि कॉमन नाउन, आम नाम, यानी कॉमन, प्रॉपर नाउन एक ख़ास नेम, कॉमन नाउन आम नेम, जैसे कि लड़का, सिटी, शहर, बुक, किताब। तो ये आपके पास कॉमन नाउन है, ठीक है जी, कॉमन नाउन। उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कौन से नाउन होते हैं, जो चीज़ महसूस हो। कौन सी चीज़, कैसी चीज़, जैसे कि कुर्सी है, रोटी है, ऐसी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो महसूस हो, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कंक्रीट में टच, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, ये आपके पास कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन, जो सिर्फ सोचा जा सकता हो, यानी खुशी, दुख, गमी, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। उसके बाद आपके पास आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो गिन सके हों, जैसे कि कोई भी चीज़, एप्पल, कार, कोई भी ऐसी चीज़ जो गिन सके हो, ठीक है जी, तो वो आपके पास काउंटेबल नाउन है। नॉन अनकाउंटेबल नाउन जो गिन ना सकी हो, वाटर, मिल्क, यानी पानी, दूध, जो कभी आप गिन नहीं सकते, ऐसी चीज़ को हम अनकाउंटेबल नाउन में करा देते हैं। कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं, ग्रुप का नाम, टीम, क्लास, ये आपके पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, टीम, क्लास वगैरह आपके पास कलेक्टिव नाउन है। अब आते हैं जी वर्ब इज़ वर्ब। वर्ब क्या है, यानी फॉल या अमल, वो लफ्ज़ जो काम या हरकत बताता हो। द वर्ब इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अ वर्ब इज़ अ कंपाउंड वर्ब asserts something about the subject of the sentence and express action, event or stages of being. The verb or compound verb is a critical element of the predicate of science, यानी वो लफ्ज़ जो काम या हरकत बताता हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको छोटी और आसान अल्फाज में समझाऊँ कि अली सो रहा है, जो सो रहा है वो आपका क्या है, वर्ब है। मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, वर्ब है। वो लफ्ज़ जो काम या हरकत बताता हो वो आपका वर्ब है। आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है। एडजेक्टिव क्या है जी, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाइंग वर्ड्स, यानी वो लफ्ज़ जो किसी नाउन यानी नाम की खासियत या हालत बताई, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी सिफ्त, ठीक है। मिसाल के तौर पर लंबा लड़का भाग रहा है। अब जो लंबा लड़का है वो आपका एडजेक्टिव है, यानी वो लफ्ज़ जो किसी नाउन यानी नाम, खूबसूरत फूल खिला है, खूबसूरत जो है वो आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद आपके पास आते हैं इसके कुछ पार्ट्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इनफाइनाइट एडजेक्टिव है। ये सारी चीज़ें आपके पास इसकी आती हैं, एक दफ़ा रीड कर लें बस। What is adverb? Adverb क्या होता है? An adverb can modify a verb, an adjective, another verb, a phrase or a clause. An adverb indicates manner, time, place, cause or degree and answer questions such as how, when, where. अच्छा जी, एडवर्ब आसान लफ्ज़ में को समझा देता हूँ, हाल या तर्ज। एडवर्ब का मतलब हाल या तर्ज, वो लफ्ज़ जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। वो लफ्ज़ जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो तेज़ भाग रहा था, जो तेज़ है ना वो आपका एडवर्ब है। तुम बहुत अच्छे गाते हो, बहुत जो है वो आपका एडवर्ब है। वो लफ्ज़ जो वर्ब या एडजेक्टिव के दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक हो गया। ये आपका व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन कैन रिप्लेस अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़, प्रोनाउंस का बेसिकली मतलब ज़मीर, वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह यूज़ होता हो उसको हम
प्रोनाउन कहते हैं, मतलब वो स्कूल गया, वो जो है ना वो आपका प्रोनाउन है। मैं खुश हूँ, मैं आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है आपको, लाजमी आपने एक दफ़ा ये टेबल लाजमी स्टडी कर लेना है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इंग्लिश सीखने में ये टेबल आपको बड़ा जो है ना वो मददगार साबित होता है। ठीक है जी। सब्जेक्ट प्रोनाउन में फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके आते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है जी। ये तमाम के तमाम जो है ना ये टेबल आपने एक दफ़ा लाजमी याद कर लेना है। इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेना। उसके बाद आपके पास प्रोपोजिशन आता है, हर्फ या फिर जिसको हम जॉर्ज कहते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशंस आपकी क्या होती हैं? वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ का ताल्लुक दूसरे चीज़ से बताए, यानी जगह, वक्त वगैरह। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ का ताल्लुक, प्रोपोजिशन का मतलब किसी चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से बताए, जगह, वक्त या वगैरह। मिसाल के तौर पर किताब टेबल पर है, जो आपका पर है, पर, किताब टेबल पर, जो आपका पर है ना वो प्रीपोजिशन है। वो स्कूल के सामने खड़ा है, था के सामने जो है ना वो प्रोपोजिशन है। ठीक है जी। ये आपके क्या है? प्रोपोजिशन है। उसके बाद आपके पास कंजंक्शन आते हैं। ठीक है जी। कंजंक्शन क्या है आपका? कंजंक्शंस ये है कि यू कैन यूज़ अ कंजंक्शन टू अ लिंक वर्ड। यहाँ से आपको समझ नहीं लगनी। कंजंक्शन मतलब हर्फ अत्फ। ठीक है जी। वो लफ्ज़ जो जुमले या अल्फाज को जोड़ता है, वो लफ्ज़ जो जुमले या अल्फाज को जोड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं रोटी और सब्ज़ी खा रहा हूँ, और यानी और कल जो लफ्ज़ है ना कंजंक्शंस, यानी लफ्ज़ या अल्फाज को जोड़ता है, जो चीज़ जोड़ती है ना आपको, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। वो आया लेकिन चला गया, जो लेकिन है ना ये आपका कंजंक्शन है। ये आपका कंजंक्शन है। रीड करें, मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरजंक्शन क्या होता है? इंटरजक्शन क्या होता है? यानी इजाफी जज्बाती अल्फाज। वो लफ्ज़ जो अचानक जज्बात दिखाए, यानी खुशी, गुस्सा या फिर हैरानी, इसको हम इंटरजक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाह तुमने ज़बरदस्त काम किया। ठीक है। ओह नो मैं अपनी बस छोड़ गया। यानी वो लफ्ज़ जो अचानक जज्बात दिखाए उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। ये आपका है। कंजंक्शंस के अंदर अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर उसके टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं कंजंक्शंस के। ठीक है जी। कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ठीक है जी। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आपके पास क्या आता है? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, व्हाइल, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग है। और कोरिलेटिव के अंदर ईथर और नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपके सारे जो है वो कोरिलेटिव है। ठीक है जी। ये आपके कोरिलेटिव है। तो ये आपका जो है ना सरसरी लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 11 के अंदर इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे, बेसिक कॉल्स पैटर्न्स के नाम से, और ये कल या परसों इंशाल्लाह 5 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे।